कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पे हम खुद भी हैरान हो जाते हैं। ये घटनाएं अचानक होती हैं, क्यों, कैसे, किस लिए, इसका जवाब ना तो हमारे पास है और ना ही हम खोज पाते हैं। ये बस हो जाती हैं और होती भी ऐसी है कि सच और वास्तविकता और विज्ञान के बनाए नियम दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। हम ये सोचने लगते हैं कि जो भी हुआ या जो भी हमने देखा या सुना, इसमें कितना सच है। क्या जो हुआ वो महज एक छलावा था, आंखों का धोखा था या मन का वहम? वास्तविकता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कौन है जो इसके नियमों को बनाता है? ये सवाल मेरे जहन में पहले कभी नहीं आए। मैंने हमेशा से तर्कसंगत सोचा, वास्तविक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति था, पर उस एक घटना ने मेरा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दिया। आज 20 साल हो गए उस घटना को बीते हुए, पर अब भी जब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि जैसे कल की ही बात है। मैं उन गन्नों पे बिछी ओस की बूंद को अभी भी महसूस करता हूँ। हवा में फैली उस भीगी मिट्टी की खुशबू मुझे आज भी तरोताज़ा कर देती है। और वो चेहरा लकड़ी के गट्ठड़ की जलती आग की रोशनी में एक अलग ही चमक लिए वो चेहरा। 20 साल पहले मैं आर्मी में मेजर की पद पर जोधपुर में तैनात था। दिसंबर के महीने की ठंड अपना कमाल दिखा रही थी। दिन में मिली धूप रात की आई ठंड के आगे सर झुकाकर घुटने टेक देती थी। पर हम भी फौजी थे, गर्मी पड़े या ठंड, हम हमेशा अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते थे। दोपहर के 12:45 का टाइम हुआ था। सूरज अपने पूरे जोश में था और सैनिक बल पूरे होश में अपने नियमित कार्य कर रहे थे। मैं अपने कैबिन में बैठा था जब मेरे पिता एयर कमांडर भानु प्रताप का फ़ोन आया। यूँ तो मेरे पिताजी थे, पर ड्यूटी पे वो हमेशा मेरे सीनियर पहले, पिताजी बाद में थे। गुड आफ्टरनून सर, मैंने कहा। गुड आफ्टरनून मेजर रुद्र, मेरे पिता ने एक हाविब आवाज़ में कहा। एक पल के बाद वे फिर बोले, तुम्हारे दादाजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके मधुरगढ़ के लिए निकल लो, हम आपको वहीं मिलेंगे। कुछ पल के लिए चुप रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिताजी कभी ड्यूटी के समय निजी जीवन की बातें नहीं करते, तो फिर आज कैसे? और उन्हें कब से अपने पिताजी की चिंता होने लगी? आज से पहले, बल्कि जब भी मुझे याद है, उन्होंने कभी उनका जिक्र नहीं किया। यस सर, इतना ही बोल पाया मैं। गुड डे मेजर, ये बोलकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। पिताजी को यूं अचानक घर जाने की याद कैसे आ गई? डेस्क की दराज में से सिगरेट निकाली और पीने लगा। हर एक कस के साथ मेरे सवाल। शायद उन्हें जायदाद चाहिए। मैंने सोचा, सुना था मैंने एक बार उन्हें माँ से बात करते हुए, काफ़ी बड़ी जायदाद है और पिताजी के कोई भाई बहन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पिताजी ने मुझे बचपन से ही आत्मनिर्भर रहना सिखाया है। शायद कुछ और है। कुछ नहीं समझ आ रहा, ये दादा कहाँ से आ गया बीच में। मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई थी, पर सवाल अभी भी थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना फ़ोन निकाला और पिताजी को कॉल किया। तीसरी घंटी पे कॉल उठाया। उन्होंने कहा, हाँ बेटा। पिताजी, हमने आपसे एक बात पूछनी है। जानते हैं यही ना कि आज अचानक हमें अपने पिताजी की याद कैसे आई? सब जानते थे वो कब, क्या और कौन सा सवाल है मेरे जहन में। जी पिताजी, मरते हुए आदमी से कैसा बैर? रुद्र, हम जानते हैं कि वो अब ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। उन्हें आखिरी पलों में अगर उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो शायद उनकी आत्मा यहीं भटकेगी और उनके जैसे लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं, ना तो जीते हुए ना मरने के बाद। हम आपको बुलाना चाहते हैं क्योंकि हम आपको उस आदमी से मिलाना चाहते हैं जिनके लिए कभी किसी के मन में प्यार नहीं होगा। जैसा आप कहें पिताजी। ज़्यादा न पूछते हुए फ़ोन रख दिया। मेरे पिताजी हमेशा दादाजी से नफ़रत करते रहे और उन्हें इसी नफ़रत की वजह से मैंने भी
कभी अपने दादाजी की इज्जत नहीं की। पिताजी कभी किसी से बैर नहीं रखते थे। हमने याद भी नहीं कभी किसी से झगड़ा या किसी के प्रति बैर रख के देखा। कोई अगर कुछ बुरा करता भी था तो भी हमेशा माफ़ कर देते थे। वो हमेशा कहते थे कि बैर भाव से कभी इंसान सुखी नहीं रहता। मुझे याद है मैं काफ़ी छोटा था, मैंने उनको पहली बार ये कहते सुना था कि गलतियाँ इंसान से होती है। माँ ने तब पूछा था उनसे कि ऐसा है तो ये अपने पिताजी को क्यों नहीं माफ़ करते। इंसान गलतियाँ करता है, शैतान की तो ये फितरत होती है, मेरे पिताजी ने जवाब दिया था। मैं भी ये समझते हुए ही बड़ा हुआ कि मेरे दादाजी ज़रूर अव्वल दर्जे के कमीने रहे होंगे। शायद यही वजह थी मैं भी उन्हें नफ़रत करते हुए बड़ा हुआ था। अब जाने की तैयारी करनी थी अपने गांव, जहां मैं आज तक नहीं गया, जिससे मैंने बस पिताजी के मुंह से ही सुना था। 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, वक्त ही कट जाएगा थोड़ा, ये सोचते हुए मैं वापस अपने काम में लग गया। मुझे नहीं पता था कि ये 2 दिन मेरे ज़िंदगी जीने की मायने बदलने वाले थे। अगली शाम जोधपुर से रेल पकड़ के मैं मधुगढ़ के लिए रवाना हुआ। 24 घंटे की थकाऊ यात्रा के बाद मैं मधुगढ़ के स्टेशन पे था। स्टेशन किसी खाली पड़ी सरकारी इमारत की तरह थी, बेकार और लाचार। मैंने चारों तरफ देखा। दिसंबर की ठंड और कोहरे में सब कुछ ढका हुआ था। मुझे उतरते हुए 2 मिनट ही हुए होंगे कि ट्रेन की सीटी दी और चल पड़ी। अच्छा भी था, इस घटिया स्टेशन पे रुकना भी कौन चाहेगा। पीठ पे बस एक बैग लिए मैं पास ही पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। पिताजी को फ़ोन करके बताना था। मैंने अपना फ़ोन निकाला पर उसमें कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा था। अब मुझे अकेले ही दादाजी के घर पहुंचना था। मैं स्टेशन के बाहर आया। सामने ओस की एक चादर बिछी हुई थी। ठंडी हवा मुझे जैसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जहाँ तू आया है यहाँ बस इसी तरह ठंडे दिल के हैं, तू बस चला जा परदेसी। पर मैं भी एक सैनिक था। मैंने एक मुस्कान के साथ बैग से अपना सिगरेट का डब्बा निकाला और एक सिगरेट जलाई और उस पल कस के धुएं को बाहर छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पे एक तांगे वाला खड़ा था। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं जीत रहा था। ये तांगे वाला भी किसी डरावनी फिल्म के रामू काका की तरह था। मैंने उन्हें देखते हुए सोचा, वो एक छोटा सा आदमी था जिसने बड़ी सी सोल ओढ़ रखी थी और बीड़ी जलाए टीबी के मरीज की तरह खांसे जा रहा था। उसकी हालत पे तरस से ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उसके पास गया और थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, चाचा मधुगढ़ चलोगे क्या? मेरी आवाज़ तेज थी, तभी शायद वो चौंक के पलटा और बीड़ी उसके हाथ से गिर गई। वो मुझे शायद डरा हुआ जान पड़ा। कांपते हुई आवाज़ में उन्होंने मुझे कहा, अरे बाबू साहब, आप तो जान ही निकाल लेते। ऐसे ही कोई चिल्लाता है क्या बाबूजी? चलेंगे मधुगढ़। कहाँ जाओगे बताओ? राम प्रताप की कोठी पर, मैंने चीखती हुई आवाज़ में कहा। राम प्रताप जी कहिए बाबू साहब, करता धरता है वो यहाँ के, उसने भी चिड़ी हुई आवाज़ में वापस कहा। अच्छा ठीक है, चलो भी, कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा नहीं, बैठिए, उन्होंने इशारे करते हुए कहा। मैंने अपनी सिगरेट फेंकी और उसके तांगे पर बैठ गया। वैसे बाबू साहब, आपको पहले कभी नहीं देखा, नए हो क्या? हाँ, पहली बार आया हूँ, उनका पोता हूँ। ये सुनते ही वो झटके से पीछे पलटा और खुशी से बोला, अरे भैया, आप भानु जी के बेटे हो? अरे वाह, धन्य हो गए, कब से यहाँ से सवारी उठाता आया हूँ।
अभी नहीं सोचा कि आप भी बैठेंगे मेरे तांगे में। आपके पिताजी को बहुत घुमाया है हम उनके बचपन में। आज आप भी बैठ गए, कमाल हो गया, आज जीवन धन्य हो गया। फिर क्या था, उसने खुशी खुशी घोड़े हाँकते हुए तांगे आगे बढ़ाता गया। मेरी दूसरी सिगरेट मेरे मुंह में थी और वो मुंह से गिर गई क्योंकि मैं सड़क के झटकों से उभर नहीं पा रहा था। सड़क पे घुप अंधेरा, पर उस आदमी को जैसे अंधेरे में देखने की आदत थी। वो बड़ी ही कुशलता से तांगा हाँकते हुए वो आगे बढ़ रहा था। वैसे भैया, आपके दादाजी बहुत बड़े आदमी हैं, काफ़ी कुछ किया है वो मधुरगढ़ के लिए। उसने एक मजबूत सेल्समैन की तरह मेरे दादा की तारीफ करनी शुरू कर दी। बिजली, पानी, सड़कें, बहुत कुछ वो तो दिख रहा है, मैंने ताना मारते हुए कहा। बिजली का खंभा तक तो है नहीं और इसे आप सड़क कहते हैं। अगर कुंभकर्ण को इसी सड़क पे आपके तांगे पे बैठा के घुमाया होता तो रावण को काफ़ी आसानी होती उसे नींद से जगाने के लिए। हा 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 हा। वो हंसा, फिर कहा, भैया ये तो कुछ भी नहीं, इतना तो हर जगह होता है। मैंने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उसकी बात को नज़रअंदाज किया। धुंध अभी भी गहरी थी और रात के 9 बज चुके थे। फ़ोन में अभी भी कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे। कुछ देर और झटके खाते हुए जब मुझसे और नहीं हुआ तो मैंने उसे पूछा, और कितनी दूर है? बस भैया पहुंच ही गए, आ गए बस, दाएं मुड़ के आ गए बस। मुझसे न हुआ, मैंने उसे वहीं रुकने को कहा और वहां से उतर गया। उससे घर तक का रास्ता पूछ के मैंने उसे पैसे दिए। श्राप लगेगा कहकर मना कर दिया। उल्टी दिशा में चला गया। मैंने राहत की सांस ली, अब बस थोड़ी ही देर और थी। मैंने उनके बताए रास्ते पर चलने लगा और पहले मोड़ पर मुड़ गया, पर थोड़ी ही दूर चल के मुझे लगा कि मैं गलत आ गया हूँ। आगे बस घना कोहरा और जंगल था। शिट मैन। लेकिन एक सैनिक होने के नाते ये भी अच्छा था। मैं अब खुद रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ गया। ऐसे भी मुझे उस बुड्ढे से मिलने का कोई शौक नहीं था। ये जंगल मुझे ज़्यादा अपना लग रहा था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और घने कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ा। कुछ कदम ही चला था जब मैंने देखा कि थोड़ी ही दूर पे एक आदमी आग जलाए मेरी तरफ पीठ करके बैठा है। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। ये आदमी मुझे रास्ता बता सकता है, यह सोचते हुए मैंने उसे आवाज़ लगाई, सुनिए भैया। उसने सुना नहीं, जंगल की तरफ मुंह करके बैठा था। भैया जी, मैंने फिर से उसे आवाज़ लगाई। इस बार वो मुड़ा और उसने बड़े ही आश्चर्य से मुझे देखा। वो कुछ 23 साल का होगा। उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। कुछ देर के लिए वो मुझे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। मैंने भी मुस्कुराया। उससे पूछा, राम प्रताप का घर कहाँ पड़ेगा? वो अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अपने बाएं हाथ से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से सीधे चले जाइए। मैंने उसके दिए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। अजीब है यार यहाँ के लोग। मैंने अपने आप से बातें करता आगे बढ़ता गया। आगे फिर वही अंधेरा और छाई हुई धुंध मेरे साथ हो गई। मैं गन्नों के खेत से होते हुए कच्ची पगडंडी के सहारे आगे चलता जा रहा था। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा। रात के 9:30 हो रहे थे। मैंने आगे नज़र डाली। बस अब और भटकना नहीं, मैंने सोचा। अगर आग के पास बैठे इस आदमी ने मुझे ये बताया कि बुढ़ऊ की हवेली और दूर है तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा, वो भी पूरी रात के लिए। उसी बैठी हुई आकृति के पास मैंने कुछ कदम बढ़ाए, पर जो दिखा वो कुछ और ही था। वो एक औरत थी। इतनी रात
को भी अकेले इतने घने खेतों के बीच में आग जलाकर बैठी थी। भारत में तब भी गाँवों में औरतों को इतनी छूट नहीं थी कि रात को अकेले निकले। मैं काफ़ी करीब आ चुका था आग के। वो एकटक आग की तरफ देखती जा रही थी। मैं थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि इस तरह गांव की किसी लड़की से पहली बार टकराया था और मुझे नहीं पता था कि कैसे जवाब देगी भी या शायद एक शहरी आदमी देखकर भाग जाएगी, क्या पता। मेरी सिगरेट ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपने फ़ोन से सिग्नल चेक किए, अभी भी कोई सिग्नल नहीं थे। मैंने उस झोपड़ी की तरफ नज़र डाली। एक उजड़ा हुआ नलकूप था। आग और मेरी टॉर्च की रोशनी से साफ दिख रही थी। कम से कम 30 साल पुराना था। इसके पहले कि मैं उस वीरान पड़े नलकूप से अपनी नज़र हटाता, एक आवाज़ मेरे पीछे से आई, इतने जाड़े में वहाँ मत खड़े रहिए, यहाँ आग के पास आ जाइए, थोड़ी राहत मिलेगी। मैं पीछे मुड़ा। वो लड़की अभी भी आग की तरफ देख रही थी। शायद मुझसे नज़र नहीं मिलाना चाहती थी। गांव की लड़कियों में ये शर्म और बात का लहजा सहज ही बचपन से होता है, पर अब मेरे लिए काम आसान हो गया था। मैं अब आराम से आगे का रास्ता पूछ सकता था। मैंने अपना बैग नीचे रखा और आग के पास नीचे बैठ गया। नीचे की ज़मीन ठंडी थी तो उसने चारपाई से पड़ी एक बोरी मुझे दे दी। इशारा किया कि मैं आग की दूसरी साइड में बैठूं। मैंने वैसे ही किया। मैंने अपनी सिगरेट की डब्बी से एक सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। पहला कस छोड़ते ही जैसे मैंने उससे आगे का रास्ता पूछने के लिए मुंह खोला ही नज़र पड़ी। उसकी उम्र शायद 20 ही रही होगी। आग की रोशनी में अब शायद ध्यान से देखा, उसने शायद चुनरी लहंगा पहना हुआ था। पर हैरानी की बात यह थी कि इतनी ठंड में भी उसने कोई शॉल नहीं पहनी हुई थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी। मैंने शायद ही इतनी सुंदर लड़की कहीं देखी थी। आग की रोशनी में उसकी आंखें और चमक रही थी। उसे देखकर यकीन हो गया कि जरूर इसका पति या पिता यहीं कहीं आसपास ही होगा, वरना ऐसी सुंदर लड़की को ऐसे रात में अकेले कौन छोड़ता है। उसे देखकर ऐसा ही लगा जैसे कोई अपना घर का ही बैठा हुआ है। ये शायद इसलिए भी था मुझे कोई ढंग से तमीज़ से बात करने वाला मिला था। आप इतनी रात में अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? आपको डर नहीं लगता? मैंने पूछा। वो अब भी आग की तरफ देखे जा रही थी। नहीं, उसने एक मधुर आवाज़ में कहा, हमारे मंगेतर यहीं पास में ही हैं और हम अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी काफ़ी समय से तबीयत खराब थी, अब वो सारी परेशानियों से दूर होने वाले हैं। फिर हम आज ये गांव छोड़ के जा रहे हैं। उसने बिना मुझे देखे जवाब दिया। मुझे अपने ऊपर थोड़ी शर्म आई। मैं गांव में था, मुझे ऐसे सवाल गलती से भी नहीं पूछने चाहिए। क्या पता किसे क्या बुरा लग जाए। चलिए, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैंने अपनी गलती सुधारते हुए कहा। अच्छा सुनिए, मुझे जल्दी है। यहाँ आग के पास थोड़ी गर्मी देने के लिए शुक्रिया, पर मैं और नहीं बैठ सकता। मुझे ठाकुर साहब की हवेली जाना है। आप मुझे यहाँ से रास्ता बता सकती हैं? पहली बार उसने सर उठाकर मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई और उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और मुझे उसके दाहिने हाथ की सीध पर जाने के लिए इशारा किया। मैंने अपना बैग उठाया, सिगरेट फेंकी और शुक्रिया बोल के आगे ही बढ़ा था कि पीछे से एक आवाज़ आई, सुनिए। मैं पीछे मुड़ा। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। जी कहिए, मैंने पूछा। बिना हिचकिचाते हुए उसने कहा, आपको ये सब नहीं पीना चाहिए, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। एक मदद कर दी तो क्या मतलब, कोई भी यहाँ ज्ञान बांट देगा। यार, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर तब भी मुस्कुरा के मैंने अपना सिर हिला दिया। उसके बताए हुए रास्ते पे चलता हुआ मैं आगे बढ़ा।
बस थोड़ी ही दूर पे मुझे घरों में जलती हुई रोशनी दिखाई देने लगी। मैंने वहाँ एक आदमी को रोककर हवेली का रास्ता पूछा तो उसने बताया कि वो हवेली से ही आ रहा है। मेरे पिताजी ने उसे भेजा था स्टेशन पे जाके ये पता करने के लिए कि मैं कहाँ तक पहुँचा। मैंने राहत की सांस ली। उसने पूछा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं जंगल के रास्ते से आया क्योंकि मैं रास्ता भूल गया था। उसने मुझे थोड़ी देर के लिए घूरा और फिर आगे देखने लगा। इस गांव में सब पागल हैं, मैंने सोचा, पर यहाँ चमक थी, बिजली थी, सड़क थी, अभी भी थोड़ी चहल पहल थी। बूढ़ाऊ ने काफ़ी काम करवाया है, मैंने मन ही मन कहा। हवेली मेरे सामने थी। मैंने शायद ही ऐसी हवेली ऐसे किसी गांव में अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। पिताजी सच में तो कहीं इसी के लिए नहीं आए? मेरे मन ही मर फिर से वही सवाल उमड़ा। हवेली को अभी भी दिवाली की तरह सजाया गया था। बाहर भी काफ़ी भीड़ थी। सब शायद बुढ़ऊ को देखने आए हुए थे। मेरे साथ वाला आदमी मुझे अंदर ले गया। मेरे पिताजी बाहर ही खड़े थे। मुझे आते देख वो मेरी तरफ बढ़े। उसके पहले ही मैं कुछ बताता उन्होंने कहा, वो मर चुके, हम कल सुबह ही निकलने वाले हैं। इतना कहकर वो अंदर चले गए। मैं अभी भी शब्द समझने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से एक आवाज़ आई, अरे तुम तो भानु के बेटे हो ना? मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी सी औरत मेरी तरफ बढ़ रही। ये शायद मेरे पिताजी को जानती थी। भ्रमित अभिव्यक्ति को नज़रअंदाज करते हुए वो मुझे एकटक देखने लगी। उसकी मोतिया होते हुए आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। बिल्कुल भानु पर गए हो? तुम्हारी उम्र में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता था। पहली बार आए हो हवेली में, वो भी ऐसे अशुभ मौके पे। भानु तो अब आता ही नहीं, पता नहीं अब क्या होगा। इतना कहकर वो रोने लगी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। तभी मेरे पीछे से वही आदमी जिसके साथ मैं हवेली आया वो बोले, ये इस हवेली में बरसों से है। आपके पिता को उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, पर बेवजह छुट्टियां खराब हो रही है यार। मैंने मन ही मन सोचा, बस अब कल यहाँ से निकलना है। मैंने उस बूढ़ी औरत को एक झूठी सहानुभूति देते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। उसने फिर कहा, बस अगर तुम्हारी भुआ आज होती तो तुम्हारे दादाजी को इतनी पीड़ा न होती मरते वक्त। काफ़ी तड़फे हैं वो अपनी दोनों संतानों के लिए। भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए। जो मैंने सुना था उस पे मेरा दिल और दिमाग यकीन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उस पे यकीन नहीं हो रहा था। मेरी कोई भुआ भी थी या है, और ये बात मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं बताई। तो क्या पिताजी के साथ वो अपनी बहन से भी नफरत करते थे, या फिर मेरी भुआ उनसे नफरत करती थी क्योंकि मेरे पिताजी ने उनके पिताजी को नहीं अपनाया? उस औरत से और जानने के उद्देश्य से मैं पीछे मुड़ा। वो हवेली की छत को सहारा दिए एक विशाल स्तंभ के नीचे बैठी हुई अभी भी रो रही थी। मैंने अपना बैग बगल में रखा और उसके सामने बैठकर एक बच्चे की तरह पूछा, मेरी बुआ कौन थी? उस औरत ने मुझे हैरानी वाली नज़रों से देखा और कहा, हे भगवान, भानु ने तुम्हारी बुआ के बारे में कुछ नहीं बताया? उस बेचारे ने अपनी पिताजी से लड़ाई में अपना दिल इतना कठोर बना लिया कि जिस बहन से वो इतना प्यार करता था, ये सब, हे राम। वो और कुछ न कह पाई, पर उसने अभी भी कुछ नहीं बताया था मुझे। मेरे मन में सवालों ने बवंडर मचा रखा था। मैं अभी रुक नहीं सकता था। मैंने उस औरत को फिर से झकझोरा। काकी, मैंने बोला,
मुझे बताइए, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अब बस एक ही रास्ता था। मैं तेजी से पीछे मुड़ा, अपने पिताजी को ढूंढने लगा। किसी ने बताया कि मुनीम और वकील के साथ व्यस्त थे, पर मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैं पिताजी के कमरे में गया। किसी और हालत में मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करता, पर इस बात कुछ और थी। मैं सीधा अंदर गया और उन्हें बाहर आने को कहा। मेरे गंभीर स्वरों को वो पहचान गए और बाहर आए। मैंने एक ही सांस में सवाल पूछा, आपके पिताजी का समझ में आता है, पर मेरी बुआ भी है। ये बात आपने क्यों कभी नहीं बताई मुझे? उनका चेहरा उतर जाएगा ये मुझे पता था। मैंने उन्हें पहली बार शब्दों के लिए संघर्ष करते देखा था, पर सैनिक थे वो भी। अपने आप को संभालते हुए बोले, क्या समझना चाहते हो? हाँ, थी हमारी एक बहन, भानुमति। वो थोड़ी हिचकिचाए, अपना गला साफ किया और फिर बोले, पर हमारे बाप ने वो भी छीन ली हमसे। बस इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए रुद्र। बस ऐसा समझ लो कि ये जो नफ़रत है हमारी अपने बाप के लिए, बस इसीलिए है कि उस आदमी ने मेरी बहन मुझसे छीन ली। एक पूरी ज़िंदगी रुद्र, हमने एक पूरी ज़िंदगी उस दर्द और खालीपन को जिया है। अब यदि आप चाहते हैं कि वही रास्ता फिर से चलें तो क्षमा करें, ऐसा नहीं होने वाला। आराम करें, अब सुबह निकलना है। और वो फिर अंदर चले गई। मुझे पता था कि अब मैं चाहे कितना भी बोल लूँ, ये अब मुझे कुछ भी नहीं बताने वाले। पर अब तो मुझे ये जानने बिना चैन नहीं मिलने वाला था कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। अब एक ही चारा था, मैं दोबारा उस औरत के पास गया तो वो उसी सतम के सहारे बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे आते ही देख लिया। मेरे चेहरे पर सवालों के जाल शायद उन्हें दिख गए थे, या शायद वो समझ गई कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। समझते भी कैसे नहीं, मेरे पिताजी को जो बड़ा किया था उन्होंने मुझे अपने नज़दीक बैठने को कहा। मैंने बैठते ही कहा, पिताजी से कुछ पूछ के उनके पुराने घाव नहीं खुरेदना चाहता, आप ही कुछ बता दीजिए काकी। उन्होंने मुझे बड़े ही दयनीय और उदास भाव से देखा, एक लंबी सांस ली और अपने धीरे और वृद्ध स्वर से कहा, भानु ने गलत ही क्या कहा रुद्र? उस बेचारे ने तो अपने जीवन की सबसे कीमती चीज़ खोई है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी ने कुछ खोया है। एक बाप ने अपनी संतानें खोई हैं, एक बहन ने अपना भाई और एक लड़की ने अपना प्यार। प्यार? मैंने बीच टोकते हुए पूछा। हाँ बेटा, पर पहले तुम्हें तुम्हारी भुआ के बारे में बताते हैं। तुम्हारी भुआ पूरी तरह से तुम्हारी दादी की तरह दिखती थी। वो तुम्हारी भुआ को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे दादाजी ने दोनों का नाम भानु और भानुमति रखा, पर तुम्हारे दादाजी उसे प्यार से डब्बी बुलाते थे और तुम्हारे पिताजी को डब्बू। कभी ये देख के लगा ही नहीं भाई बहनों में 3 साल का फ़र्क था। धीरे धीरे मधुरगढ़ के हर घर में उन्हीं दोनों का जिक्र होने लगा। सब इन भाई बहनों के प्यार की मिसाल देते थे। भानु अपने पिता पे जान छिड़कता था, पूरा परिवार खुशी से रहता था। भानुमति तो सबकी आंखों का तारा थी। हर बापू भानु जैसा ही बेटा चाहता था। फिर समय बदला। तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि भानु गांव की बागडोर संभाले और खेती करे, पर तुम्हारे पिता फौज में जाना चाहते थे। तब शायद पहली बार तुम्हारे पिता और दादाजी के बीच में अनबन शुरू हुई थी। ऐसा नहीं था कि भानु तब भी तुम्हारे दादाजी से प्यार करते थे, पर भानु का मानना था कि ज़िंदगी में किसी को क्या करना है ये फैसला उसका खुद का होना चाहिए। तुम्हारे दादाजी को लगा कि अगर भानु फौज में चला गया तो अपनी औलाद खो देगा, और उसी डर को उन्होंने गुस्से में बदलकर अपने भानु को परिवार या ज़िंदगी में से
कुछ एक चुनने के लिए कहा, पर तुम्हारे पिताजी कम अड़ियल नहीं थे। स्वाभिमानी और गुस्से में वो पूरे अपने पिताजी पर गए थे। वो गए तो घर छोड़कर, पर भानुमति के लाख मनाने पर दोनों के बीच में सुलह हो गई। पर उसके बाद जो हुआ वो न तो हमने सोचा न ही गांव में तब किसी ने। ऐसा क्या हुआ था दादी काकी? कन्हैया तुम्हारे दादाजी के लिए मुनीमगिरी करता था। बड़े ही भला इंसान था वो। तुम्हारे पिताजी के बचपन का दोस्त और तुम्हारे दादाजी के भरोसे की परीक्षा। ये बात तब की है जब तुम्हारे पिताजी की शादी होने वाली थी। तुम्हारे दादाजी ने पास ही लखनऊ के बड़े घराने में भानु की शादी पक्की की थी। तुम्हारे दादाजी भानुमति की भी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। जब तुम्हारे पिताजी की शादी हो गई तब एक दिन तुम्हारी बुआ की शादी की बात चली। तुम्हारी बुआ को कन्हैया से प्यार था, शायद बचपन से, और तुम्हारे पिताजी ये बात अच्छे से जानते थे। उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि कन्हैया उसका बचपन का दोस्त था और तीनों साथ ही बड़े हुए थे। भानु को लगा कि वो तुम्हारे दादाजी को समझा लेंगे, पर तुम्हारे दादाजी ने पहले ही भानुमति का रिश्ता पक्का कर दिया था। वो खैरना गांव के ठाकुर के बेटे से, और तुम्हारे दादाजी अपने वचन के पक्के थे। हुआ वही जिसका डर था। भानु को जब ये पता चला तो उसने अपने पिताजी से इस बात की काफ़ी बहस की। वो इस बात से गुस्सा था कि तुम्हारे दादाजी ने बिना भानुमति की मर्जी जाने उसकी शादी कहीं और पक्की कर दी। तुम्हारे पिताजी ने कहा, जब उनकी मर्जी पूछी गई थी उनकी शादी के लिए तो फिर उनकी बहन की क्यों नहीं? पर तुम्हारे दादाजी टस से मस नहीं हुए। मामला और गंभीर हो गया जब तुम्हारे दादाजी को कन्हैया और भानुमति के बारे में पता चला। उस दिन इस गांव में तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पिताजी दोनों को इतने गुस्से में देखा था कि अगर भगवान शंकर भी आ गए तो शायद उनके गुस्से की बराबरी ना कर पाते। पर हुआ वही जो तुम्हारे दादाजी चाहते थे, और ये हुआ तुम्हारी बुआ के कारण। जब तुम्हारे पिताजी ने अपनी बहन और कन्हैया को साथ ले जाने की बात कही तो भानुमति खुद बीच में आकर अपने भाई को ऐसा करने से मना कर दिया। वो किसी भी हालत में अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। वही पल था जब भानु वो लड़ाई हार चुका था। उसने गुस्से में अपने पिताजी से कहकर संबंध तोड़ लिए कि वो इंसान नहीं पत्थर हैं, जिन्होंने अपने रुतबे और झूठी शान के लिए अपने बच्चों का भी घर बर्बाद कर दिया। वो शायद आखिरी बार था जब तीनों को साथ देखा था। बात उसके अगले दिन की है। पिछले दिन की हुई घटनाओं ने तुम्हारे दादाजी को काफ़ी परेशान कर दिया था। उनका इकलौता बेटा आज उनसे काफ़ी नफरत करने लगा था। उनकी एक ही बेटी थी जो निचले दर्जे के एक लड़के से प्यार करती थी। मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे दादाजी ने गुस्से में आकर कन्हैया को गोली मारने का मन बना लिया था, पर तुम्हारी बुआ ने उन्हें कसम दी थी कि कभी कन्हैया को देखेंगे भी नहीं, और जब तक तुम्हारे दादाजी जिंदा हैं वो कन्हैया का नाम तक नहीं लेंगे। तुम्हारे दादाजी जैसे भी थे पर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कन्हैया को हवेली में बुलाया और कसम दी कि वो दोबारा मधुरगढ़ ना दिखे। कन्हैया था तो निचली जाति का, पर एक बहुत ही अच्छा इंसान था। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे दादाजी के लिए वफादार था। उन्होंने तुम्हारे दादाजी को कसम दी कि जब तक तुम्हारे दादाजी जिंदा हैं वो कभी भी लौटकर इस गांव में नहीं आएंगे। तुम्हारे दादाजी ने कन्हैया को तुरंत गांव छोड़ने के लिए कहा। भानुमति चाहती थी आखिरी बार वो कन्हैया को गांव के बाहर छोड़ने आए। वह कन्हैया के साथ कहीं भाग गई होगी और पिता को यह लगता है बुढ़ाऊ की वजह से हुआ है, तभी वो उनसे नाराज़ है। मैंने सोचा मैं गलत था। नहीं, भानुमति और कन्हैया ये दोनों ही तुम्हारे दादाजी की काफ़ी इज्जत करते थे। वो नहीं भागे तो फिर क्या हुआ? वापस आई। उन्होंने मुझे कुछ पलों के लिए देखा और फिर एक पीड़ा भरी आवाज़ में कहा, सिरेंद्र प्रताप, जिस लड़के से तुम्हारी बुआ की शादी पक्की हुई थी
वो भानुमति के जाने के 1 घंटे बाद अपने साथियों के साथ आया और तुम्हारे दादाजी को ये खबर दी कि भानुमति कन्हैया के साथ भाग गई। ये खबर सुनकर तुम्हारे दादाजी को काफ़ी झटका लगा। पहले ही एक लड़का उन्हें छोड़कर जा चुका था और अब भानुमति भी। पर जब ये खबर तुम्हारे पिताजी को पता चली तो वो वापस आए। उन्हें वीरेंद्र बिल्कुल भी पसंद नहीं था और न ही उन्हें उनकी बातों पे यकीन था। तुम्हारे पिताजी समझते थे कि अगर भानुमति और कन्हैया को भागना ही होता तो वे उन्हीं के साथ चले आते। तुम्हारे दादाजी कोई भी प्रतिक्रिया देने की हालात में नहीं थे। भानुमति के जाने के बाद वो जैसे टूट से गए थे। भानु ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने अपना पूरा समय अपनी बहन को ढूंढने में लगा दिया। हफ्तों की मेहनत के बाद वीरेंद्र का ही एक आदमी तुम्हारे पिताजी के पास आया। वो बदहोशी की हालत में था और काफ़ी बहकी बातें कर रहा था। उसने तुम्हारे पिताजी को बताया उसे रात में नींद नहीं आती, उसे पछतावा था, पर जो हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं। तुम्हारे पिताजी ने जब उसे अच्छे से झकझोर कर पूछा तब खबर सामने आई कि उस दिन वीरेंद्र ने भानुमति और कन्हैया को रात में गांव के किनारे पर देख लिया था। वीरेंद्र काफ़ी गर्म दिमाग का था। उसको लगा कि भानुमति कन्हैया के साथ भागने का सोच रही है। उसने उन दोनों को वहीं मार दिया। पर उसके तुरंत बाद जब उसका दिमाग शांत हुआ तो उसे अपनी करनी का दृश्य दिखा। अपनी जान बचाने के लिए उसे कन्हैया को गंगा में तेज भाव में फेंक दिया और भानुमति के शरीर को अपने ही नलकूप में दफना दिया। पर उसे भी सज़ा मिली। कुछ समय बाद वो मरा मिला अपने दोस्तों के घर में। मैं सुन रहा था, एक एक चीज़ सुन रहा था, पर मैं वहाँ था ही नहीं। मेरे दिमाग कल्पना की दुनिया में ये सब होते हुए देख रहा था। एक बेटे को सब कुछ हारते हुए देख रहा था। एक लड़की को अपने प्यार से दूर जाते हुए देख रहा था। अब मैं अपने पिता के दर्द को गहराई से महसूस कर रहा था। मैं अपने पिता की काकी को देखे जा रहा था। इतना सब कुछ देखा है मेरे पिताजी ने घर में। बस रुद्र, काकी ने आगे कहा, तुम्हारे पिताजी ने जब वो नलकूप खुदवाया पूरा पहर अपनी प्यारी सी मर्त भानुमति के आधे गले शरीर को अपने सीने से लगाकर रोते रहे। तुम्हारे दादाजी को तो जैसे लकवा मार गया था। पर उस दिन जो इस गांव में भानु प्रताप को जैसे बदलते देखा, ऐसा बदलाव फिर कभी नहीं आया। उसने अपने पिता को, जिनके लिए कभी वो अपने प्राण तक दे सकता था, भानुमति की लाश देखने तक नसीब नहीं की। भानुमति का दाह संस्कार तुम्हारे पिताजी ने खुद किया और उसमें भी तुम्हारे दादाजी को सम्मिलित नहीं होने दिया। मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारे पिताजी ने जाने से पहले अपने पिताजी से कहा था कि उनकी दोनों संतान मर चुकी है, कि वो उन्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकते हैं पर अपनी बहन के लिए नहीं कर सकते। उनकी झूठी शान और इज्जत की बड़ाई देते हुए वो ये कसम खा गए थे कि अब उसके मरने के बाद ही इस घर में कदम रखेंगे, वो भी बस उनके अंतिम संस्कार के लिए। काकी ने एक लंबी सांस ली। रुद्र बेटा, यही है दुख भरी कहानी। कुछ गलत हुआ। एक परिवार जो पूरे गांव की मिसाल बन गया था, आज ऐसे होगा। इतना कहकर वो रोने लगी। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार मैंने उन्हें झूठी सहानुभूति नहीं दी। इस बार मेरे दिल में दर्द हुआ था। इस बार मेरा गला रुखा हुआ था। शौक में तो था पर बुढ़ऊ के लिए नहीं था, अपनी बुआ के लिए था, उनके बलिदान के लिए था, अपने पिता के दर्द के लिए था। तभी मैंने फैसला किया। काकी से पूछा, मुझे अपनी बुआ को देखना है अभी। उन्हें मुझे मुस्कुराते हुए देखा, अपनी आंखें पोंछी और मुझे अपने साथ हवेली में ले गई। 2 आंगन पार करके वो मुझे एक बड़े से हॉल में ले गई। हॉल में घूमते ही सामने एक काफ़ी बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। रुद्र बेटा, ये देखो तुम्हारी बुआ, काकी ने आवाज़ लगाई। मैंने उनकी दिखाई हुई तर्जनी उंगली
पे अपनी नज़र डाली। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस 2 बार डर का अनुभव किया था। पहली बार जब मैं कारगिल में था और दूसरी बार अब जब मैं एक ऐसी लड़की की फ़ोटो देख रहा था जो मेरी बुआ थी, जो बहुत खूबसूरत थी और जिसमें अभी थोड़ी देर पहले उस उजड़े नलकूप पे आमने सामने मिल चुका था। मेरी एक खासियत है, मैं चेहरे नहीं भूलता और ऐसा चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। इतनी ठंड में शायद पहली बार मेरे माथे पे इतना पसीना था। मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था। काकी कुछ कह रही थी पर मैं सुन नहीं पा रहा था। उस तस्वीर के 4 चेहरों में से एक और चेहरा था जो मैंने कहीं देखा हुआ था। मैंने काकी को आवाज़ लगाई और कुछ ना समझ पाने से अपनी तर्जनी से उस चेहरे की तरफ इशारा किया। काकी ने उस चेहरे को देखते हुए कहा, अरे यही तो है कन्हैया। ये कैसे संभव है? मैंने सोचा। 2 लोग जो मेरे पैदा होने से पहले मर चुके, मैंने उन्हें न सिर्फ जिंदा देखा बल्कि उनसे बात भी की है। मैं ये बस सोच ही रहा था कि अचानक मुझे सब समझ आने लगा। मेरी बुआ ने अपने पिता को कसम दी थी कि तब तक वो जिंदा है बुआ कभी भी कन्हैया से नहीं मिलेगी, और कन्हैया ने कसम खाई थी कि जब तक उनके मालिक जिंदा हैं वो गांव में कदम नहीं रखेंगे। शायद तभी दोनों बाहर इंतज़ार कर रहे। ऐसे कुछ होता भी है या मैं सच में थका हुआ हूँ? मैंने सोचा। सच जानने का एक ही तरीका था। मैंने अपना बैग हाल में ही पटक और पूरी फुर्ती के साथ वापस उसी पगडंडी के सहारे नलकूप के पास गया। मैं समझ गया था कि ये वही नलकूप है जिस पे बुआ को दफनाया गया था। अब ये धुंध और अंधेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। धुंध को चीरता हुआ भाग रहा था मैं चाहता था, पहली बार दिल से चाहता था कि कोई और लड़की वहाँ बैठी हो, पर वहाँ कोई नहीं था। न कोई आग, न कोई आग की निशानी, न कोई चारपाई, न कोई बोरी। ठंडी हवा मेरे नाक में घुस रही थी पर मुझे परवाह नहीं थी। मुझे अभी और आगे जाना था। मैं फिर बिना रुके अपनी टॉर्च की रोशनी के सहारे वापस उसी रास्ते की तरफ दौड़ा जहाँ से मैं गांव के लिए अंदर आया था। पर अंत में पहुँचने पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खूब अंधेरा और धुंध। मैंने आसपास आग के निशान देखने पर ऐसा लगा जैसे इस जगह पे पिछले कई दिनों से कुछ जला ही नहीं हो। हताश और निराश में वापस मुड़ा। मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैंने अपनी सिगरेट निकाली और मुंह में डाली। तभी सब पानी की तरह साफ हो गया। उस लड़की ने कहा था कि उसके मंगेतर गांव के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उसके पिता काफ़ी समय से बीमार थे, पर अब ठीक होकर उसके साथ गांव से दूर जा रहे थे। ठीक होने से उसके मतलब था कि तभी दुख से निवारण, और वो तभी संभव है अगर एक पीड़ित आदमी अपना शरीर त्याग दे। सोच में डूबा हुआ मैं वापस नलकूप तक पहुंचा। मैं रुका और मुस्कुराया। सिगरेट अभी भी जली नहीं थी। मैंने सिगरेट मुंह से निकाल कर फेंक दी। अब कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वैसे भी मैं अपनी बुआ की एकमात्र गुजारिश को मना कैसे कर सकता हूँ। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मिट्टी की भीनी खुशबू और ओस पर मुझे एक अजीब सा सुख दे रहे थे। वो सभी अब आज़ाद थे। मैंने सोचकर मुस्कुराया। हवेली में जब मैंने अपने पिता को देखा तो इच्छा हुई उन्हें ये सब कुछ बताऊं, पर ऐसा करके मैं उन्हें यादों के ऐसे दलदल में ले जाता वे अपने पिता को कभी माफ़ तो नहीं करेंगे, और ये अपनी जगह पे सही भी हैं, पर मैं अपने दादाजी को माफ़ करूँगा। वैसे देखा जाए तो मैं कोई होता भी नहीं था उनसे बैर रखने वाला। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। बस एक विरासत में मिली हुई नफ़रत थी उनके लिए जो कई समय तक बाहर आ रही थी। वापस हॉल में गया। मैंने उस फोटो को एक बार फिर ध्यान से देखा, मुस्कुराते हुए।
अब कोई दुख नहीं था। एक बरसों पुरानी नफ़रत का हर तरीके से अंत हुआ था आज। मैंने राहत की सांस ली। इतने सालों बाद अगर इस पे बात की जाए तो आप शायद कहेंगे कि जो मैंने देखा वो एक इत्तेफाक था। हाँ, फिर ये कि मुझे भ्रम हुआ था क्योंकि मैं थका हुआ था, पर मुझे अपनी आंखें देखी पे भरोसा है, क्योंकि मैं ये मानना चाहता हूँ कि एक लड़की ने अपने पिता के मान के लिए अपना प्यार कुर्बान किया। एक नौकर ने अपने मालिक के लिए अपना घर गांव छोड़ दिया, यहाँ तक कि मरने के बाद भी एक दूसरे का सालों तक अपने वचन की मर्यादा में रहकर इंतज़ार करते रहे। मैं मानना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी के वर्षों के पश्चाताप के अंत में उन्हें अपनी बेटी और बेटे से दोबारा मिलवा दिया। हाँ, यही सच है, मेरा सच। उस एक रात ने मेरी जीने के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी मेहनत को सपोर्ट करें। मिलते हैं एक प्यारी सी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, और आपके पास भी कोई स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल है, उस पर मुझे अपनी स्टोरी को ज़रूर सेंड करें। मैं उस कहानी को अपने शब्दों में बोलकर ज़रूर सुनाऊंगा। मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।